उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जो सदर्न स्टेट है वो बोलते हैं ना इस बात को कि हमने तो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन नदर्न इंडिया नहीं कर पा रही है। शिवालिक की तलहटी के साथ, जैसा कि आपको पता है, जो आउटर हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक बोलते हैं, यानी कि जो सबसे साउथ की ओर है उसे शिवालिक हम बोलते हैं। तो जो बारीक मिट्टी है वो दूर तक बह करके चली जाती है, और जो मोटे कण होते हैं मिट्टी के वो नजदीक रह जाते हैं। देखा है कभी ऐसा? यानी कि जो बारीक कण है वो दूर तक चले जाते हैं, यानी कि वो दूर तक पाए जाएंगे, और जो मोटे कण होंगे वो क्या है, वो आपको नजदीक रह जाएंगे। आप यहां से इस तरीका से देखते हैं तो इधर के आप जाने पे देखना ये संकीर्ण होती जाएगी, संकीर्ण हो रही है, देखना आप। ग्रीन वाला आप देखना, ग्रीन वाला सिर्फ जब आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो इधर आकर के संकीर्ण हो रही है ना। ये नहीं है कि ये इसमें जो लिखा है वो मान लेना है, मानना नहीं है भाई, ये मानना नहीं है, ये बल्कि जानना है। ये जो चैनल है ये मनाने के लिए नहीं है, जो लिखा है बेटा याद कर लो और बस यही है, बस एकमात्र नहीं, ये स्थापित नहीं है। यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, और जो आपको देखने के लिए मिलता है। इन मैदानों में नदी, कटाव और निक्षेप विशेषताएं हैं, यानी कि इन मैदानों में नदी, कटाव, नदी के जो कटाव है, नदी, कटाव और निक्षेप, इनमें से कुछ मैंने आपको समझा दिया। बाकी नेक्स्ट जब आप आगे चलेंगे, जब मैं पढ़ाता जाऊंगा, झील आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको बता दूंगा कि ये जो गोखुर झील किस प्रकार की बनी होती हैं। विसर्प मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, मैं आगे जब नदी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में बताऊंगा विसर्प किस तरीके से बनते हैं। 2 भागों में हमने बांटा था, याद आ गया आपको है? हाँ, भांगर और खादर। ये नदी है, मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि नदी जब चलती है तो इसमें क्या होता है, इसके साथ वो मिट्टी होती है वाटर के अंदर, है ना। तो समय के साथ साथ वो मिट्टी का जो क्या होता है, सिल्टेशन हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। आप मुझे बताइए, जब तले में मिट्टी बैठती जाएगी, उत्तरी मैदान जो है उसे हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया है, पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। हेलो फ्रेंड्स हम देख रहे थे हिमालय और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि 8th लेक्चर में समाप्त की हैं। और अब हम नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे इसमें, जो कि ये हमारा 9th लेक्चर है, उत्तरी मैदान। क्योंकि हमने भारत को, आपने देखा था, हमने भारत को डिवाइड किया था, जिसमें आपको हिमालय, फिर उसके बाद में मैदान, पठार, तटीय मैदान और उसके बाद में द्वीप समूह। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है, उत्तरी मैदान यानी मैदानी क्षेत्र, उसे हम देखेंगे। और मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, टॉपिक डालता हूँ, मेरे साथ आप डाल लेंगे। सेकंड टॉपिक डाल लेंगे आप इसी का, उत्तरी मैदान। सेकंड टॉपिक डालेंगे उत्तरी मैदान, और इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, हिमालय के दक्षिण दिशा में, हिमालय की दक्षिण दिशा में उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान मौजूद हैं। हिमालय के दक्षिण दिशा में आप, हिमालय हमने बताया था, हिमालय से उत्तर में कौन है, हिमालय से उत्तर में कौन है, ट्रांस हिमालय है, तिब्बत प्लेटू है। और अगर हम दक्षिण की ओर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के विशाल मैदान मिलेंगे। उत्तर हिमालय और दक्षिण में दक्कन के पठार से घिरा है, यानी कि उत्तर में अगर आप इसका जो विस्तार देखेंगे, जो उत्तरी मैदान है, इसका विस्तार, उत्तरी मैदान का जो विस्तार है, उत्तरी मैदान का विस्तार कहाँ तक है, तरीका से आप मेरे साथ बनाएंगे इसे। अगर मैं यहाँ पे मान कर चलता हूँ कि ये हिमालय है जैसे आप, तो इसके उत्तर में, अगर हम इसके उत्तर में देखते हैं, यहाँ पर ये है आपका, इसके उत्तर में दिखेगा ये दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार के उत्तर में, इसके नदर्न में, और हिमालय के सदर्न में, ये हिमालय हो गया तो इसके सदर्न में, साउथ में, और इसके नॉर्थ में। ओके, अब देखना आप, तो ये क्या है, ये पूरा जो एरिया है आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, ये है नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन, प्लेन से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि समतल, समतल जगह है, समतल जो पृथ्वी है उसे हम बोलते हैं प्लेन।
तो ये है नदर्न प्लेन। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ इसका, इसे आप इस देख करके इमेजिन करना, देखना इसे एक बार। ये हिमालय हो गए हैं यहाँ पे। मैंने जैसे आपको डक्कन प्लेटू यहाँ से देखो, यहाँ से इधर की साइड, और ये है हिमालय। और भी मैं कोई मैप है मेरे पास में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, ये क्या है देखना, डक्कन प्लेटू है। ये है आपका डक्कन प्लेटू, ये वाला है तरीका से इसका लोकेशन है। ये कहाँ है, नदर्न में। और ये क्या है पूरा, ये वाला ऊपर, ये सब हिमालय हो गया ये वाला, और इसके सदर्न में। और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये सब क्या है, ये क्या है सारा, ये है नदर्न प्लेन। अब आप देखो जहां तक भी ग्रीन आपको दिख रहा है, आप वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेंगे और देखते चले आपको कहाँ कहाँ ये सब दिख रहा है। और ये जो येलो कलर है, ये है इंडियन डेजर्ट, ये है इंडियन डेजर्ट। हाँ, तो यहाँ पर आप इसे देख लेंगे। और आप सही लोकेशन क्या है, और भी एक यहाँ पे देख लेना, ये भी है, अगर आप वहाँ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसे, ये है क्या हमारा जो ग्रीन है, ये है उत्तरी मैदान, ये सब उत्तरी मैदान है। ये समझ में तो आ गया होगा यहाँ से। दक्कन प्लेटू यहाँ है, ये दक्कन प्लेटू है, समझ गए ये वाला पॉइंट आप। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, ये पॉइंट आप समझ गए, तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, लिखना, यह मैदान पूर्व, यह मैदान पश्चिम से पूर्व लगभग, यह मैदान पश्चिम से पूर्व लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला है, 3200 किलोमीटर तक फैला है। और उत्तर से दक्षिण 200 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यानी कि अगर हम इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखते हैं, या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो 3200 किलोमीटर है। और अगर इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखते हैं तो 200 से 400 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं ये वाला, अगर इसका हम इस तरीका से विस्तार देखते हैं, ये वाला जो विस्तार है, ये वाला जो विस्तार देखते हैं हम इसका, ये है इसका वेस्ट और ये है इसका ईस्ट। और यहीं से अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आप साउथ पॉइंट मान लेना, रीसे नदन, तो ये तो 200 से 400 किलोमीटर है, ये जो बीच में है। लेकिन यहां से यहां तक जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, ये कितना है, 3200 किलोमीटर है। समझ गए आप, लिखना किलोमीटर है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हम लंबाई गुणा चौड़ाई इसका निकालते हैं तो 5,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें शामिल होता है। 5,80,000 टोटल। अगर इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल हम देखते हैं तो कितना आएगा, 5,80,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। हाँ, तो जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, मैं हर बार ये आपको एक बताता हूं कि आपको ये जो मैं बोल रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं लिखना है, हूबहू ऐसा ही नहीं लिखना है जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूं, बल्कि आपको इसका की टर्म लिखना है। की टर्म में आपको लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, जितना भी संक्षिप्त और सारगर्भित हो वो आपको बनाना है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि अभी मैंने जैसे आपको बोला है कि इसका जो विस्तार है, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, मैंने तो ऐसा बोला है कि पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो 3200 किलोमीटर में फैला है। तो आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, पूर्व पश्चिम, इस तरीका से पूर्व लिख देना है, पूर्व, और यहाँ पश्चिम, ठीक है, और यहाँ लिख देना है 3200 किलोमीटर ऐसे। और जब मैं इसका उत्तर से दक्षिण तो उत्तर और दक्षिण, और यहाँ पे लिख देना है 200 से 400 किलोमीटर। और जब मैं इसका क्षेत्रफल बोल रहा हूँ तो आपको लिख देना क्षेत्रफल इस तरीका से लिख करके 5,80,000 वर्ग किलोमीटर, इतना लिखना है। इस तरीका से आपको इस तरीका से लिखना है, समझ गए। नोट्स कैसा बनाना है, इस तरीका से बनाना है, एग्जैक्ट नहीं बनाना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने अभी पीछे टॉपिक फर्स्ट जो आपको कराया है, ये टॉपिक में हमने हिमालय देखे थे और बड़े विस्तार से हमने देखे थे। तो उसका जो पीडीएफ है, जो भी मैंने आपको बताया, वो आपको कमेंट बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है, अब लिखना आगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान या उत्तर भारत के मैदान, कोई भी आप लिख। उत्तर भारत के विशाल मैदान या उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हिमालय, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक मैंने अलग से इसको कराया था आपको नोट करा करके, का निर्माण हिमालय के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के जल निक्षेप से बना है। समझ गए? यानी कि जो ऊपर से, अब ये हिमालय है, यहां से क्या है आपको पता है, बहुत सारी क्या है, क्या आ रही है ऊपर से, नदी आ रही है, जिनमें से क्या है, तीन प्रमुख है। ये तीन प्रमुख है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये बड़ी नदी हैं और बाकी इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं। तो वो सारे मिलकर के क्या करते हैं, जब ऊपर से आएंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो अपने साथ क्या लाएंगे, कुछ गाद, मिट्टी, मलबा, इस तरीका से लेकर के आएंगे। जलोढ़ का मतलब है कि जो जल के साथ आते हैं, जल को ओढ़ करके आते हैं, जलोढ़ इसलिए बोलते हैं उन्हें। तो जलोढ़ मृदा जब इनके साथ आती है, तो मैंने जैसे आपसे बताया कि ऊपर से तो क्या है, ये बहुत स्टीप है, यानी कि उसका जो ढलान है वो तीक्ष्ण है, लेकिन नीचे आते हुए वो क्या हो जाएगा, वो एक प्लेन यानी कि समतल हो जाएगा। और जब वो समतल हो जाएगा तो इनका जो मिट्टी है वो क्या करेगा, वो इसको बोलते हैं सिल्टेशन, यानी कि वो जमीन में नीचे बैठना शुरू कर देगा, पानी से नीचे आ जाएगा। अगर वो पानी से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा उससे, यानी कि सिल्टेशन हो जाएगा और जो मिट्टी है वो नीचे जमने लगेगी। समझ गए? तो वो मिट्टी नीचे जमेगी। बस इसी से क्या है कि ऊपर से वो मिट्टी लेकर के आई हैं और वो मिट्टी नीचे आकर के जब वो समतल में आती हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो उनका जो मिट्टी है वो नीचे तले में बैठने लगता है और इसी से ये जो पूरा क्षेत्र का जो निर्माण है इसी से हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी, ये जो मिट्टी है ये बड़ी उपजाऊ है, ये उपजाऊ मिट्टी है और इसमें क्या है कि बहुत सारी जो फसल है, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बोलते हैं कि जो नदर्न इंडिया है उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जो सदर्न स्टेट है वो बोलते हैं ना इस बात को कि हमने तो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन नदर्न इंडिया नहीं कर पा रही है। तो आप देखेंगे कि एक सांस्कृतिक रूप से भी जो नॉर्दर्न इंडिया है यानी कि उत्तरी भारत है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। उसका एक मैंने कारण आपको बताया था कि कारण यहाँ पर अनाज की बहुलता, यानी कि अनाज की बहुतायत है, पर्याप्तता है, इसलिए यहाँ पे है। और पर्याप्तता क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, आप कुछ भी डाल देंगे ना तो आपको खाने के लिए तो मिल ही जाएगा। तो फिर अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, जब हमें आजीविका के सीधा साधन मिल जाते हैं और साथ ही एजुकेशन ना हो, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप ये बोलेंगे कि सर वेस्टर्न में तो बहुत सारा साधन है खाने का, फिर भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, विकसित देश है उनमें नहीं बढ़ रही। तो इसीलिए मैं पहले जोड़े देता हूं इसमें कि साथ ही साथ में खाने के साधन और एजुकेशन ना हो, यानी कि शिक्षा ना हो, इम्पैक्ट ना पता हो, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है उसके, तब ये सब समस्या आती है और ये आपको देखने के लिए मिलती है। तो हम बता रहे थे आपको कि नदर्न इंडिया में जब वो नीचे की ओर आती हैं तो प्लेन का निर्माण करते हैं और ये जो प्लेन है, हम उत्तरी मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, ये उपजाऊ है और ये उपजाऊ होने के कारण ही यहाँ पर एक इम्पैक्ट इसकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उस पर भी देखने के लिए मिलता है। समझ गए आप? हाँ, तो जब हम नदी पढ़ाएंगे तो ये और विस्तार से पढ़ा दूंगा, आगे लिखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड या फोर्थ जो भी आप लिख लेना, फोर्थ पॉइंट है लिखना। लिखना, वे नदियां जो बहुत ही शुरुआती समय में तैथिस सागर में बह रही थी, तैथिस सागर में बह रही थी, यानी कि भारतीय प्लेट से, आपको पता है कि जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है उसकी टक्कर हुई थी आपस में और उनके बीच में एक सागर था और उस सागर का नाम क्या था, टेथिस सी, टेथिस सागर। समझ गए? हाँ, तो कहना टेथिस भू अभिनीति में बहुत अधिक मात्रा में अवसादों को जमा किया हुआ था, यानी कि जो नदी पहले आ रही थी उन्होंने ही, जो पहले भी तो नदी थी ना जो टेथिस सागर में गिरती थी, उन्हीं नदियों ने बहुत सारा, भू अभिनीति का मतलब है कि दो, यानी कि दो भूमि है, इधर भी और इधर भी, और बीच में क्या है, कोई भी जल है, सागर है, जो भी उसके बीच में है उसे हम बोलते हैं भू अभिनति। और उस भू अभिनति में क्या है कि जो नदियां आ रही थी तो सिल्टेशन तो तब भी ला रही थी, तो वो जो सिल्टेशन है वो डाल देती है किसमें, समुद्र में डाल देती है। तो कह रहे हैं कि जो भी सिल्टेशन वो लाती थी तो पहले वो टेथिस सागर में डालती थी। वो टेथिस सागर जो था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के पास आने से जो वो जितना भी सिल्टेशन था वो ऊपर उठ गया और ऊपर उठने से ही किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए कहते हैं हिमालय क्या है, वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, वलित पर्वत है। लिखना,
अब लिखेंगे, नेक्स्ट लिखना, हिमालय के उत्थान के बाद, हिमालय के उत्थान के बाद नदियां द्वारा लाए गए तलछट और मलबे उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान को बनाने के लिए वहां इकट्ठा वहां इकट्ठा होने लगे, वहां इकट्ठा होने लगे। यानी कि वो जो मलबा है वही क्या है कि आकर के फिर इसने उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। समझ गए? नेक्स्ट लिखेंगे, यह व्यापक मैदान समतल, यह व्यापक मैदान लिखेंगे, ये व्यापक मैदान समतल और नीरस हैं। यानी कि कैसे हैं ये? समतल हैं, तरीका से हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, यानी कि कोई उठा हुआ भाग या फिर नीचे की ओर धसा हुआ भाग इसका नहीं है। यानी कि एक क्या है? समतल है, कंटिन्यू है, नीरस है, आप चलते जाएंगे वो आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब लिखेंगे आप, उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। लिखना, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, लिखना, उत्तरी मैदान, मैदानी क्षेत्र को निम्न भागों ठीक है लिखेंगे, ये हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे सबसे पहले इसमें, पहला लिखेंगे भाबर, भाभर का भाबर ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, भाभर। भाभर लिखेंगे, भाभर एक झरझरा संकीर्ण बेल्ट है। भाभर क्या है? एक संकीर्ण बेल्ट है। बेल्ट मतलब कुछ नहीं है, मतलब संकीर्ण एक पट्टी के रूप में है ये, जो विशाल मैदान के सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसकी देखो लोकेशन बहुत जरूरी है, ये आपसे एग्जाम में पूछने वाला इसमें ये है कि भाबर, और भाबर में पूछेगा कि ये पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि ये हिमालय के नजदीक है। अगर आपको क्रम से दे दिया जाता है, जैसे दो तीन आपको दे देगा, जैसे कि भाबर दे दिया, एक आपको दे सकता है, एक आपको तराई क्षेत्र दे सकता है, और दूसरा एक जलोढ़ मैदान दे सकता है। इस प्रकार से मतलब दे सकता है आपको तीन चार, और फिर आपसे पूछा गया इनमें से कि आपको क्रम से लगाना है, नॉर्थ टू साउथ की ओर इन्हें। तो ये आपको याद रखना है कि ये संकीर्ण बेल्ट है और जो मैदानी क्षेत्र के सबसे उत्तरी भाग में है, सबसे उत्तरी भाग में है। दूसरा लिखना है इसमें पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना, यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र है। शिवालिक लिखना, शिवालिक की तलहटी के साथ, शिवालिक की तलहटी के साथ, जैसा कि आपको पता है जो आउटर हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक बोलते हैं। यानी कि जो सबसे साउथ की ओर है उसे शिवालिक हम बोलते हैं, और शिवालिक से लगा हुआ ये क्षेत्र है। तो लिखना है, शिवालिक की तलहटी के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा तक फैला है, पूर्व से पश्चिम की दिशा तक फैला है। ठीक है, लिखेंगे अब हिमालय, इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, हिमालय, हिमालय से उतरती नदियां, हिमालय से उतरती नदियां हिमालय से उतरती नदियां जलोढ़ मिट्टी के रूप में तलहटी में अपना भार जमा करती हैं। हिमालय से उतरती नदियां, हिमालय से उतरती नदियां जलोढ़ मिट्टी के रूप में तलहटी में इनका जमाव करती हैं। ये जलोढ़ मिट्टी भावर बेल्ट बनाने के लिए, यह भावर, यह जलोढ़ मिट्टी
भावर क्षेत्र बनाने के लिए एकत्रित हो जाती है। यह यह जलोढ़ मिट्टी भावर क्षेत्र बनाने के लिए एकत्रित हो जाती है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसका, लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, भावर की सांद्रता लिखना, भावर की सरंध्रता ही उसकी एक अनूठी विशेषता है। सरंध्रता, सरंध्रता लिख सकते हैं आप। सरंध्रता, भावर की भावर की सरंध्रता, भावर की सरंध्रता ही एक अनूठी विशेषता है। सरंध्रता का मतलब है कि उसके अंदर कितनी पोरस है, मतलब पोरसिटी कितनी है, मतलब उसके अंदर पानी नीचे जा सकता है नहीं, ये है सरंध्रता। यानी कि पानी को नीचे जाने के लिए वो परमिशिएबल है या नहीं है, यानी कि परमिशिएबिलिटी जो है वो ही सरंध्रता है। सरंध्रता उसकी क्या है, एक विशेषता है। आगे लिखेंगे, लिखेंगे यह छिद्र जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से बड़ी संख्या में कंकड़ और चट्टान के मलबे, यानी कि यह छिद्र जलोढ़ मिट्टी के, यह छिद्र जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से बड़ी संख्या में कंकड़ और चट्टानों के मलबे के जमा होने से बनती है। समझ गए? यानी कि इसके अंदर क्या है, सरंध्रता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये मोटे मोटे जो कंकड़ हैं ये यहाँ पे ऐसे बैठे। आपने कभी ये चीज देखा है, आपने ऐसा देखा होगा तो या जहां से भी पानी बहता है तो जो बारीक मिट्टी है वो दूर तक बह करके चली जाती है, और जो मोटे कण होते हैं मिट्टी के वो नजदीक रह जाते हैं। देखा है कभी ऐसा? यानी कि जो बारीक कण है वो दूर तक चले जाते हैं, यानी कि वो दूर तक पाए जाएंगे, और जो मोटे कण होंगे वो क्या है, वो आपको नजदीक रह जाएंगे। तो जो मोटे कण है, यानी कि जो मोटे पत्थर थे, जब ऊपर से नदी उन्हें लेकर के आती हैं तो वो पास ही रह जाएंगे, यानी कि शिवालिक के पास रह जाएंगे, तो यानी कि सबसे नजदीक। तो इससे ये पता चला कि इसकी जो सरंध्रता है वो ज्यादा है, यानी कि जो मोटे पत्थर हैं वो उनसे पानी नीचे जा सकता है ना इजीली, और जो बहुत बारीक होंगे उनसे पानी नीचे जाने में बड़ा टाइम लगेगा, है ना। हाँ, वो कंकड़ पास पास हो जाएंगे उसके, बस यही है। आगे लिखेंगे, आगे लिखना, इस सरंध्रता के कारण, इस सरंध्रता के कारण भावर क्षेत्र में पहुंचते ही, सरंध्रता के कारण, इस सरंध्रता के कारण भावर क्षेत्र में पहुंचते ही नदियां धीमी पड़ जाती हैं। इसीलिए इसीलिए बारिश की अवधि इसीलिए बारिश की अवधि को छोड़कर शुष्क नदी के स्रोत के रूप में दिखाई देती हैं। ये बारिश की अवधि को छोड़कर शुष्क नदी के स्रोत के रूप में दिखाई देती हैं। समझ गए आप? यानी कि पानी जो आएगा वो इससे नीचे की ओर चला जाएगा ना, इसके नीचे से बह करके जाएगा, तो ऊपर से क्या रहेगी, सूखी रहेगी, और पानी इसके नीचे से जा रहा है, आप ऐसे समझे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, भावर बेल्ट पूर्व, लिखना, भावर बेल्ट पूर्व में काफी संकीर्ण है, यानी कि पूर्व की ओर जब आप जाएंगे तो संकीर्ण होती चली जाएगी, पट्टी के रूप में संकीर्ण होती जाएगी। जैसे मैंने आपको देखो, ये मैप में भी आपको मैंने दिखाया था, इसे एक बार और देख लें आप। देखना, अगर आप यहां से इस तरीका से देखते हैं तो इधर के आप जाने पर देखना ये संकीर्ण होती जाएगी, संकीर्ण हो रही है। देखना, फिफ्थ पॉइंट है ये, लिखेंगे इसकी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर यह बेल्ट संकीर्ण होती जाती है, संकीर्ण होती जाती है, जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में यह व्यापक है, जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में यह व्यापक है। एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे, यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इन्हीं में से आपको स्टेटमेंट बना करके देगा वो एग्जाम में, तो याद रखना है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं ना, बस वो की टर्म लिखना है और वही आपको एग्जाम में मिलेगा। और मेंस में भी आप जाएंगे तो इसी से क्या करना है, एक पैसेज का फॉर्मेशन आप कर लेंगे, एक से दो बार ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये भाषा भी
जो कि एक, इसे मैं परिष्कृत भाषा बोलता हूँ, ये परिष्कृत भाषा होनी चाहिए, जिसे लोग कहावत में कहते हैं कि किताबी भाषा। किताबी भाषा नहीं, इसे हम परिष्कृत भाषा कहते हैं, और एग्जाम में इसी भाषा की आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आप देखा होगा आपने प्रीवियस लेक्चर में, मैं भी कोई कॉलिक्वल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं देहाती भाषा का प्रयोग नहीं करता इसमें, क्योंकि मैं जब आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे जो लोकल वर्ड्स हैं उनमें भी बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं आपको लिखाता हूं तो मैं उस टाइम पे कोई भी लोकल वर्ड का यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वो एग्जाम में काम का है नहीं, और जो भी आपके एग्जाम का काम का नहीं है मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा, ना मैं वो बोलने वाला हूं। तो जो आप जिस भाषा का प्रयोग आप जिन भाषा का प्रयोग आप अपने एग्जाम में करेंगे जाकर के, वही भाषा का मैं प्रयोग यहाँ पे करने वाला हूँ। इस बेल्ट में बड़ी जड़ों वाले केवल बड़े ही पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष आपको पाए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, जब ये मोटे मोटे कंकड़ हैं, तो ये मोटे कंकड़ में आप एग्रीकल्चर करेंगे किस प्रकार से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम खेत में भी फसल उगाते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, उसमें मेडी लगाते हैं, मेडी, यानी कि जितना बारीक मिट्टी हो जाएगा हमारा जो बीज है वो उतना नीचे चला जाएगा। यानी कि अगर बीज ऊपर रहेगा तो क्या होगा, पहले तो उसके लिए क्या एक नमी चाहिए। अगर आपको बीज को जर्मिनेट होना है यानी कि अंकुरित होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो एक मेंटेन टेम्परेचर चाहिए, और दूसरा चाहिए मॉइस्चर। अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो बीज क्या है, अंकुरित नहीं होगा, यानी कि जर्मिनेट नहीं होगा। और दूसरा है कि अगर बीज नीचे नहीं जाएगा तो उसको कोई भी पक्षी आएगा उसे खा जाएगा। तो दोनों तरीका से वो अनुपयुक्त ही है आपके लिए। तो इसलिए क्या है कि मिट्टी को बारीक करते हैं ताकि वो नीचे की ओर चला जाए और जर्मिनेट हो जाए, यही है एक उद्देश्य, समझ गए। और ये जो मोटे मोटे पत्थर है, कंकड़ है, इनके बीच में क्या है, वो टेम्परेचर मिलेगा नहीं, जर्मिनेट वो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं। बेसिक बात समझना है, ये नहीं है कि इसमें जो लिखा है वो मान लेना, मानना नहीं है भाई, ये मानना नहीं है, ये बल्कि जानना है। ये जो चैनल है ये मनाने के लिए नहीं है, जो लिखा है बेटा याद कर लो और बस यही है, बस एकमात्र नहीं, ये स्थापित नहीं है। यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, और जो आपको देखने के लिए मिलता है उसके पीछे वाय मैं बता रहा हूं कि क्यों है ऐसा, ये बात सही है। आपने देखे होंगे ना, जो है वो तो अब दिख रहे हैं, आंखों से दिख रहा है ना, जो समाज में है या जो भी आप देखते होंगे वो दिख रहा है, लेकिन ऐसा है क्यों, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक जो है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं कि ये है लॉजिक। अब आगे लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे तराई, तराई क्षेत्र। पहले पे हमने क्या लिखा था, भावर क्षेत्र या भावर, दूसरे पे लिखेंगे तराई क्षेत्र या तराई, तराई क्षेत्र या तराई, तराई को तराई ही लिखेंगे। हाँ अच्छा, इसका इंग्लिश भाई इसका कुछ भी इंग्लिश नहीं होता, तराई को मतलब तराई ही लिखना है, लिखना आप, लिखना भावर बेल्ट आगे नीचे की ओर, यानी कि भावर के आप साउथ की ओर आप जाएंगे, यानी कि भावर के दक्षिण की ओर आप जाएंगे, लिखना भावर के दक्षिण की ओर इस बेल्ट का निर्माण होता है, भावर के दक्षिण की ओर इस बेल्ट का निर्माण होता है, लिखना। तराई मूल रूप से एक खराब, सूखा और नम दलदल, यानी कि क्या है, ये दलदली क्षेत्र है, लिखना। तराई मूल रूप से एक खराब, सूखा, नम, यानी कि दलदल भाग जो है जिसे हम बोलते हैं, है। तराई पट्टी लगभग, ये तराई का जो पट्टी है वो लगभग कितना मीटर चौड़ा है, कितने किलोमीटर चौड़ा है, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है, अगर आप इसे इस तरीका से देखें, चौड़ाई इस तरीका से आप इसका देखते हैं तो कितना है कि 15 से 30 किलोमीटर, ठीक है। और ऊपर क्या है उसके, भावर क्षेत्र है, नीचे की ओर आएंगे तराई क्षेत्र है। तराई का आपने समझ लिया, यानी कि एक दलदली भूमि है, यानी कि यहाँ पर पानी है, ऐसा है ना कि ऊपर से जो पानी आया है वही यहाँ पे पानी है, ये नमी और दलदली क्षेत्र है, लिखेंगे आगे। भावर बेल्ट की भूमिगत जल धाराएं, भावर क्षेत्र की भूमिगत जल धाराएं, जलधाराएं इस क्षेत्र में फिर से उभर आती हैं, इस क्षेत्र में फिर से उभर आती हैं, समझ गए ये वाली बात। मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे, यहाँ क्या बताया था मैंने आपको कि ये मोटे मोटे पत्थर हैं, तो पानी इनके ऊपर से तो जाएगा नहीं क्योंकि इनकी पोरोसिटी ज्यादा है, यानी कि इनमें छिद्र हैं, इसका मतलब है कि पानी इनके नीचे से जाएगा। अरे आपने ऐसा देखा है ना, जहाँ कंकड़ वगैरह इकट्ठे होते तो पानी उनके ऊपर कर नहीं जाता ना, अगर वो ऊंचाई तक है तो पानी उनके नीचे कर निकल के चला जाएगा। तो ये जो पानी ऊपर से आया है ये इनके नीचे से जाता है, लेकिन जब जो बारीकाई आ जाती है, यानी कि जो मिट्टी है वो बारीक हो जाएगी, जितना भी आगे जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया कि जब आगे की ओर जाएगा तो मिट्टी कैसी पाई जाएगी, बारीक मिट्टी पाई जाएगी, और मिट्टी जितनी बारीक होगी उसकी पोरोसिटी इतनी ही कम होगी,
पोरोसिटी होता है छिद्र, हाँ छिद्र उतने ही कम होंगे उसमें, और इसका मतलब है कि यदि छिद्र इतने ही कम है तो पानी नीचे नहीं बहेगा, उसके ऊपर कर बहेगा, मट्टी के ऊपर कर पानी बहने लगेगा, बस यही है। तो तराई क्षेत्र में ये जो धाराएं हैं अभी नीचे से जा रही थी, इसके नीचे से इस तरीका से जा रही थी, वो अब तराई क्षेत्र में आकर के फिर ऊपर की ओर निकल आती हैं, वो ऊपर से बहने लगती हैं, इस पे ऊपर कर ये पानी यहाँ से इस तरीका से बहने लगता है ऊपर से, ये है। लिखेंगे लिखेंगे ऊपर कर उभर आती हैं, ऐसा लिखना, चलो लिखना। यहाँ घने जंगलों वाला क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ घने जंगलों वाला क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ घने जंगलों वाला क्षेत्र पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतुओं का यह आश्रय स्थल है। बहुत प्रकार के जीव जंतु या बहुत प्रकार के जीव जंतु और वृक्षों का यह आश्रय स्थल है, ऐसा लिख लेना। असम में काजीरंगा, असम के अंदर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा असम के अंदर और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर, हाँ इसी क्षेत्र में स्थित है। लिखना आगे, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो दे करके पूछेगा आपको स्टेटमेंट। लिखना, पश्चिम भाग की तुलना में तराई पूर्वी भाग में अधिक दिखाई देता है, यानी कि तराई जो क्षेत्र है वो पश्चिम भाग में कम है और पूर्वी भाग में ज़्यादा है। वही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो फना और फ्लोरा की यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूर्व में ज़्यादा है, पश्चिम में कम है, क्योंकि तराई क्षेत्र ही कम है। अब आ गया उसका लॉजिक, आप समझ गए उस लॉजिक को कि यहाँ पे वहाँ हमने क्यों बताया था कि जो फना एंड फ्लोरा है वो पश्चिम में कम है, पूर्व में ज़्यादा है। समझ गए आप? ठीक है, नहीं समझे तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना जो नए विद्यार्थी हैं। अधिकांश तराई, लिखना अधिकांश तराई भूमि विशेष रूप से पंजाब, अधिकांश तराई भूमि विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि में पाई जाती है। जहां पर आपने देखा ना ये क्या है विशेष, यहाँ पर जो अनाज है वो उगाए जाते हैं, आपको देखा होगा। अधिकांश तराई भूमि, हाँ दोबारा से बोल रहा हूँ, लिखना है इसे। अधिकांश तराई भूमि विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, जहां गन्ना, चावल और गेहूं की अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। जहां चावल, गन्ना और गेहूं की अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। अब लिखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, लिखेंगे इसका एलुवियल प्लेन्स। देखना, तराई बेल्ट से दक्षिण की ओर, तराई बेल्ट से दक्षिण की ओर नए और पुराने जलोढ़ जमा हो, नई और पुरानी जलोढ़ जमा हो जाती है। नई और पुरानी जलोढ़ जमा हो जाती है, हाँ नई और पुरानी जलोढ़ जमा हो जाती है, जो इस मैदान की विशेषता बनाती है, या जो इस मैदान की विशेषता है। कौन से मैदान की? जलोढ़ मैदान की क्या विशेषता है? यानी कि नई और पुरानी जलोढ़ मृदा का यहाँ जमा होना इसकी क्या है? एक विशेषता है। लिखेंगे आगे, ये जलोढ़ मैदान भी भांगर याद रखना, ये जलोढ़ मैदान भी भांगर और खादर के रूप में विभाजित है। इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। ये जो जलोढ़ मैदान है इसको हम कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में। क्या है? भांगर और खादर। लिख लेना भांगर, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, समझ गए? लिखना, लिख लिया? हाँ, भांगर और खादर में विभाजित है। ये मैदान हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन मैदानों में नदी कटाव और निक्षेप विशेषताएं हैं। यानी कि इन मैदानों में नदी कटाव, नदी के जो कटाव है, नदी कटाव और निक्षेप विशेषताएं हैं। बालू भित्ति
विसर्प, गोखुर झील, गुम्फित जलमार्ग, गोखुर झील, गुम्फित जलमार्ग, इनके परिपक्व चरण की विशेषता है। इनके परिपक्व चरण की विशेषता है। इनमें से कुछ मैंने आपको समझा दिया, बाकी नेक्स्ट जब आप आगे चलेंगे, जब मैं पढ़ाता जाऊंगा, झील आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको बता दूंगा कि ये जो गोखुर झील किस प्रकार की बनी होती हैं। विसर्प मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, मैं आगे जब नदी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में बताऊंगा विसर्प किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, बालू भित्ति कुछ नहीं है, बालू का जमा होना है बस। ठीक है, वो बालू जमा हो जाएगा, एक भित्ति बन जाएगी वहां पे। चलो लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान नदी द्वीप लिखना, ब्रह्मपुत्र का मैदान नदी द्वीपों और रेत के मैदान लिखना, ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान नदी द्वीपों और रेत के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में बाढ़ और नदी इन क्षेत्रों में बाढ़ और नदी इन क्षेत्रों में बाढ़ और नदी की एक आक्रामक क्रिया की संभावना बनी रहती है। बाढ़ और नदी की आक्रामक क्रिया की संभावना बनी रहती है, यानी कि यहाँ बाढ़ आदि आने का खतरा हमेशा बना रहता है, बस है ना। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ आपको, एक जिससे आपको ये पूरा भी समझ में आ जाए, जितना भी मैंने अभी यहाँ तक आपको पढ़ाया है। तरीका से इसे बना लेंगे, मेरे साथ ही बनाते रहेंगे, मेरे साथ इसे बना करके चलेंगे इस तरीका से। इस तरीका से बना लेना है। और यहाँ पे मानो सपोज करो ये हिमालय है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये भाबर, भावर के बाद में यहाँ क्या है, ये तराई, तराई क्षेत्र। उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेंगे, दोनों को खादर, यानी कि खादर, चलो खादर ले लेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों, इन दोनों को, जो दोनों तो इसमें आ गए, ये इसको इस तरीका से, इसको क्या लेंगे हम, भांगर, भांगर, समझ गए। तो इस तरीका से इसे हम बांट लेंगे। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीका से बना देना, इसे बना लेना, इसे खादर और भांगर, ये दोनों हमने बांट लिया है। चलो ऐसा आगे इसमें लिखेंगे एक भांगर, यानी कि इसका जो भाग था ए करके लिख लेना, ए भांगर। भांगर, भांगर को भांगर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे और, भांगर ऐसा लिख लेना, भांगर। लिखना, भांगर लिखना। भांगर बाढ़ के मैदान की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले, भांगर बाढ़ के मैदान की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले नदी के किनारे का पुराना जलौढ़ है। नदी के किनारे का पुराना जलौढ़ है। जलौढ़ समझ गए आप, जो जल के साथ आता है, जलौढ़ है, पुराना है ना। लिखेंगे आगे, यह अक्सर कंकड़ कहे जाने वाले कंकड़ जैसे शांत पत्थर होते हैं। ये अक्सर कंकड़ कहे जाने वाले कंकड़ जैसे पत्थर होते हैं, ऐसे आप मान लेना। लिखना आगे, लिखना बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में द बरिंड मैदान, लिखना बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में एक मैदान है, द बरिंड बोलते हैं उसे, द बरिंड मैदान। कौन सा मैदान, बंगाल के क्षेत्र में है द बरिंड मैदान, कोट अनकोट करके लिख लेना, द बरिंड मैदान। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में द बरिंड मैदान और मध्य गंगा और यमुना दोआब में भू संरचनाएं गंगा और यमुना के दोआब में, दोआब मतलब है जो दो नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं दोआब, है ना। हाँ, दोआब में भू संरचनाएं
भांगर के क्षेत्रीय रूप हैं, भांगर के क्षेत्रीय रूप हैं, भांगर के क्षेत्रीय रूप हैं। लिखना लिखना भूरगंगा नदी, भूरगंगा नदी, कौन सी गंगा नदी, एक पॉइंट और लिख लेना इसी में, यहाँ पे ए में 1 और ए में सेकंड करके लिख लेना। भूरगंगा, लिखना भूरगंगा नदी के किनारे स्थित, भूरगंगा नदी के किनारे स्थित भूमि के एक ऊंचे टुकड़े, भूरगंगा नदी के किनारे स्थित भूमि के ऊंचे टुकड़े को दर्शाता है। यह गंगा यमुना दोआब में है, यह गंगा यमुना दोआब में है। यह गर्मियों के दिन में, यह गर्मियों के दिन में रेत के रूप में उड़ता है, यह रेत के रूप में उड़ता है। समझ गए। भांगर क्षेत्र क्या है, जब गर्मियां आती हैं तो वो क्या है, पानी वहां रहता नहीं है, तो वो फिर जैसे हवा चलती है तो उसके साथ रेत के रूप में उड़ता रहता है। ये अब लिखेंगे खादर। प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं इससे, भांगर खादर, ये या आज समझ लेना इसे, ठीक है। लिखना खादर, बी पॉइंट करके लिख लेना। खादर, खादर को खादर ही कहेंगे। खादर लिखेंगे। खादर नवीन जलोढ़ से बना है, खादर कैसा है, नवीन जलोढ़ से। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, भांगर और खादर में डिफरेंस समझ में आ गया। यानी कि खादर क्या है, खादर क्या है, नवीन जलोढ़ से बने हैं। नदी की तरफ बाढ़ के मैदान से इनका निर्माण है, यानी कि नदी की तरफ बनते हैं ये, जो भी नदी का जो बाढ़ आती है उससे ये बनते हैं। लिखेंगे लगभग हर साल नदी की बाढ़ से, लगभग नदी की बाढ़ से जो मिट्टी आती है तो पुराना वाला उसके नीचे दब जाएगा, जो पुराना था, समझ रहे हैं ना। मानो कोई ये नदी है, सपोज करो ये नदी है, मैंने जैसा आपको पीछे भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि नदी जब चलती है तो इसमें क्या होता है, इसके साथ वो मिट्टी होती है वाटर के अंदर, है ना। तो समय के साथ साथ वो मिट्टी का जो क्या होता है, सिल्टेशन हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। आप मुझे बताइए, जब तले में मिट्टी बैठती जाएगी तो उसका जो तल है वो कम होता जाएगा, कम गहराई होती जाएगी उसकी, तो पानी का स्तर ऊपर उठता जाएगा। पानी का स्तर ऊपर उठेगा तो वो क्या करेगा, बताइए मुझे, क्या करेगा। यानी कि जब बरसात होंगी तो अचानक से पानी आएगा उसके अंदर, और वो पानी क्या है, उस नदी के अंदर तो जा नहीं पाएगा, क्या करेगा, किनारों से इधर उधर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये कोई क्षेत्र है, मानो ये क्षेत्र है, इसके नदी के किनारों के आसपास ये क्षेत्र है। अब यहां से पानी निकलेगा और निकलने के बाद क्या करेगा, मुझे बताइए आप, वो इस क्षेत्र में जाएगा। अब मुझे बताइए आप कि यहाँ क्या है, भांगर है। अब भांगर तो ऑलरेडी है, लेकिन जो नदी के साथ जो मिट्टी है उसको, उससे जो मिट्टी पानी निकला वो इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पहली जो मिट्टी है वो इसकी मिट्टी के नीचे दब जाएगी, क्योंकि पानी भी तो मिट्टी लेकर के आ रहा है ना। तो ये जो नई जल के साथ जो जलोढ़ है, ये जो उस क्षेत्र में जा रही है, यही खादर है। बस इतना समझ लेना। ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, ऐसा आप अपनी कॉपी में बना लेना, इधर भी जाएगा इसी प्रकार से, है ना। ये मैदान है, ठीक है। नहीं तो आप ये कंफ्यूजन होते हैं कि वो पुराना क्यों है, ये नया क्यों है। तो नया कैसे बनता है, क्योंकि बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है वो ऊपर एक तल इसके एक और सतह जमा देती है, उससे नया निर्माण हो जाएगा। चलो लिखेंगे आगे, लिखना आगे, खादर में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1 2 3 करके लिख लेना। हाँ चलो लिखेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह दुनिया का, कौन सा, ब्रह्मपुत्र के अंदर बनता है ना, सुंदरबन डेल्टा, हाँ। तो ये इसी तरीका से बनता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के रूप में जाना जाता है, और इसका भी निर्माण खादर की प्रकार से ही हुआ है। नई नई मिट्टी आती है और वो जमती जाएगी, है ना। पूछ सकता है इसे कि वो भांगर है या खादर है, तो याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि इनके अलावा इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 100 से 150 मीटर मात्र। लिखना केंद्र शासित राज्य दिल्ली, लिखना केंद्र शासित राज्य दिल्ली और हरियाणा राज्य
केंद्र शासित राज्य दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। एक जल विभाजक का कार्य करता है। आगे लिखेंगे, इस क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता और संपन्न कृषि के कारण, इस क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता और संपन्न कृषि क्षेत्र के कारण यह एक बड़ी आबादी पाई जाती है। यह एक बड़ी आबादी को पोषित करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पॉपुलेशन क्यों पाई जाती है, जबकि यहाँ तो बाढ़ भी आती है, रहना भी बड़ा दुर्गम है और बड़ा टिपिकल है यहाँ पे रहना, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आबादी क्यों अधिक है इन क्षेत्रों में, तो उसका मैंने कारण आपको जो बताया है आप वो देखेंगे। देखेंगे देखेंगे उत्तरी मैदान को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। लिखेंगे, एक अलग से पॉइंट डाल लेना, एक अलग से पॉइंट डालना है आपको यहाँ पे। करेंगे 3 भागों में विभाजित करेंगे। एक में करेंगे पंजाब का मैदान, दूसरे पे क्या करेंगे, गंगा का मैदान, तीसरा लिखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो फ्रेंड्स ये हमने विभाजित किया है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 3 भागों में विभाजित कर लिया है, पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। कल हम ये वाला कराएंगे, ये पूरा टॉपिक कराएंगे और उसके बाद उत्तरी मैदान की विशेषताएं हम बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके साथ में ये टॉपिक हो जाएगा खत्म और फिर हम आगे इसका जो थर्ड टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।